हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव बनी हुई है। ईशा, क्या तमाम बड़ी अपडेट अभी चंडीगढ़ से मिल पा रही है? देखिए, कल एनआईए की छापेमारी भी देखने को मिली थी, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल आयुषी, देखिए जिस तरीके से एनआईए की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमारी पूरे देश भर में की गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो छापेमारी हुई है वो पंजाब में कुल मिलाकर 25 ठिकानों पर हुई है, क्योंकि गैंगस्टर के जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं आतंकियों से मिलते हुए नजर आ रहे थे। यही वजह है कि एनआईए की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और इसी बीच जिस तरीके से जो नामी गैंगस्टर हैं लॉरेंस बिश्नोई, जिसके ऊपर सिद्धू मूसेवाला के हत्या के चार्जेस भी लगे हैं और उसने कबूल भी किया है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या उसी ने करवाई है, इस वक्त ट्रांजिट रिमांड पर है और भटिंडा पुलिस ने उसे इस वक्त रिमांड पे लिया हुआ है। वहीं जिस तरीके से हमने देखा था बीते 3 दिन पहले, जो दीपक मुंडी है, जो अंतिम शूटर था जिसने हत्या की थी सिद्धू मूसेवाला की, उसकी गिरफ्तारी हुई थी वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से और उसके 2 साथी भी पकड़े गए थे। उसमें एक साथी का नाम कपिल पंडित था और ये कपिल पंडित वही शख्स है जिसने मुंबई में सलमान खान की भी रेकी की थी। बॉलीवुड स्टार सलमान खान की अगर बात करें तो जान से मारने की धमकी उन्हें माफ कीजिएगा लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दी गई थी। और लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें, जिस तरीके से उन्हें इस वक्त ट्रांजिट रिमांड पे रखा गया है और कपिल पंडित कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के लिए यहाँ पर काम कर रहा था और कपिल पंडित से यहाँ पर मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम है वो यहाँ पर पहुँच सकती है और यहाँ पर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला ये हो सकता था। हालांकि जो कपिल पंडित है उसने पुलिस रिमांड में ये अभी तक कबूल किया है कि वो कई बार सलमान खान की रेकी करने के लिए मुंबई पहुंचा था और ये सब रेकी उससे करवाई थी लॉरेंस बिश्नोई ने। और ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर ही वो रेकी करने पहुंचा था, लेकिन उसके पास ऐसे आधुनिक हथियार नहीं थे जिससे कि वो सलमान खान की हत्या कर सके। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि मुंबई क्राइम ब्रांच की अगर बात करें, उनकी बातचीत यहाँ पर पंजाब पुलिस से हो चुकी है और किसी भी दिन मुंबई से जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो यहाँ पर पहुंचेगी और कपिल पंडित और लॉरेंस बिश्नोई से इस पूरे मामले में सुनवाई हो सकती है। और ऐसे और इसके अलावा अगर बात करें हम सियासी गलियारों की, तो आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बेटी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, क्योंकि वो जिस तरीके से जाट महासभा की वुमेन सेल की अध्यक्षा भी हैं जे इंदर कौर, वो यहाँ पहुँचने वाली हैं चंडीगढ़ प्रेस क्लब में और उनके साथ पंजाबी और जो बॉलीवुड स्टार हैं वो यहाँ पर ज्वाइनिंग करेगी। और ऐसे में देखना ये होगा कि किस तरीके से जिस तरीके हमने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीते कल गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इस कयास पर विराम लगाया था कि उनकी पार्टी इस वक्त बीजेपी में विलय नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर देखना होगा जिस तरीके से उनकी जो बेटी है वो एक तरीके से एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे बीजेपी के टिकट पर जो कांग्रेस सांसद है परिनीत कौर, जो पटियाला से सांसद है और कैप्टन अमरिंदर सिंह की धर्म पत्नी है, बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ने वाली हैं। और ऐसे में अभी जो सूचना मिली है उसके मुताबिक कई ऐसे नामी चेहरे हैं जो आने वाले समय में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आने वाले दिनों में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और इसके अलावा जो पंजाब के नए प्रभारी बनाए गए हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, वो भी यहाँ पर आएंगे। और ऐसे में देखना ये होगा जो सियासी घटनाक्रम है वो कितनी तेजी से यहाँ पर बदलते हैं। और इसके अलावा देखिए आयुषी, अगर हम सूबे की बात करें, अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें, तो जिस तरीके से सोनाली फोगाट मामले में अभी तक गोवा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से परिवार ने एक तरफ मोर्चा खोल रखा था पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग
लगातार वो दोहरा रहे थे। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं दबाव के चलते गोवा सरकार की तरफ से भी केंद्र को सिफारिश जांच सीबीआई की जांच की सिफारिश की गई थी और केंद्र ने भी इस जांच को जो है अमली जामा पहना दिया गया है। अब पूरे घटनाक्रम की जांच सीबीआई करेगी। अब केंद्रीय एजेंसी की इसमें एंट्री हो चुकी है और देखना ये होगा जिस तरीके से परिवार एक लगातार ये आरोप लगा रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल है और जो उनकी बेटी है सोनाली फोगाट की यशोधरा लगातार वो कह रही हैं कि उनकी जान को खतरा है। तो ऐसे में उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। अभी तक सुरक्षा मुहैया यहाँ पर नहीं करवाई गई है। ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से परिवार ने दबाव बनाया उसके बाद सीबीआई जांच यहाँ पर करवाई जा रही है। परिवार लगातार कह रहा है कि इसमें बहुत नामी चेहरे हैं जिसके निशानदेही पर सुधीर सांगवान जो सोनाली फोगाट का पीए था उसने यहाँ पर हत्या की है। तो ऐसे में ये भी देखना होगा परिवार जिस तरीके से मांग कर रहा है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए तो कितनी जल्द यहाँ पर सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है। ये तमाम वो खबरें हैं जिस पर नजर रहेगी। जी ईशा, देखिए लगातार आप खबरों पर नजर बनाए हुए हैं और अगर मौसम को लेकर के अपडेट जानना चाहे तो फिलहाल क्या मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है चंडीगढ़ में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें पहाड़ी राज्यों की और वहाँ पर जिस तरीके से अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है पहाड़ी राज्यों में आने वाले 2-3 दिनों के लिए। लेकिन अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर कई जिलों में देखा गया है और चंडीगढ़ में भी कई जगह पर जो छिटपुट बारिश हुई है और आने वाले दिनों में। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जिस तरीके से एडवांस से गर्मी पड़ी थी और इस वक्त भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो बारिश है उसने कहर ढाया हुआ है, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लें या केरला की। लेकिन अगर हम बात करें उत्तरी राज्यों की, पहाड़ी राज्यों को छोड़कर बाकी हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पर मौसम में उतना बदलाव नहीं देखने को मिला है जितना कि दूसरे राज्यों में। जी चलिए ईशा, आप बने रहिए हमारे साथ। सुबोध गुप्ता का रुख कर लेते हैं, रांची से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुबोध, क्या तमाम बड़ी अपडेट रांची की रहने वाली है, विस्तार से बताएं, और सियासी गलियारों की क्या तमाम बड़ी अपडेट? देखिए, अगर खबरों की महत्वपूर्ण बात करें तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार जो है एक बार दोबारा पटरी पर लौटती दिख रही है। जी जो सरकार बनते बिगड़ते की जो कवायद थी, अब धीरे धीरे मामला शांत हो रहे हैं। हालांकि भाजपा और जेएमएम की गठबंधन सरकार लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर एक दूसरे पर जारी है। मैं बता दूं कि अभी थोड़ी देर बाद जो आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं एनडीए गठबंधन के सरकार में, आज उनका प्रेस वार्ता भी है और तमाम जो आंदोलन रूपरेखा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आंदोलन करेंगे, चरणबद्ध जो विधि व्यवस्था झारखंड में चल रही है उसके खिलाफ पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो और उनके समर्थक, हजारों समर्थक आज राज्य के राजधानी पर के सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे विधि व्यवस्था के खिलाफ। मैं बता दूं, खबरों की बात करें तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो झारखंड के युवा खिलाड़ी हैं उन्हें एक बेहतर सौगात देने जा रहे हैं। मैं बता दूं कि झारखंड में नई खेल नीति का आज 1:30 बजे उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अलावे तो राज्य स्तर पर बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें प्रोत्साहन राशि भी देंगे और अग्रतर भविष्य के लिए उनकी कामना भी करेंगे और उन्हें उज्जवल खिलाड़ी बनाने के लिए तरह तरह की योजनाएं, जैसे हजारीबाग में नई खेल सिटी का उद्घाटन जो हुआ है उसमें उन्हें दिया जाएगा। रांची में जो स्पोर्ट्स प्ले है उसमें उन्हें भागीदारी के लिए चुना जाएगा। जमशेदपुर में जो फुटबॉल क्लब है उस वहां से जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी निकलते हैं उसके लिए चयन किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण खेल नीति के तहत आज झारखंड के युवा खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सौगात देंगे। एक बात महत्वपूर्ण राजनीतिक गलियारों की खबर है कि जो जदयू के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, वह 16 अक्टूबर को झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। मैं बता दूं कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष लगातार यहाँ पे झारखंड में बैठक कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो बैठक कर रहे हैं वह जदयू के संगठन पर विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। संगठन कैसे झारखंड में मजबूत हो और जदयू फिर से एक बार जब एनडीए गठबंधन में बिहार के साथ अलग हुई है बिहार से, तो झारखंड में भी एनडीए से अलग होकर के अपनी सत्ता कायम करने की और भविष्य देख रहा है, यहाँ सुनहरा अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान जो ललन सिंह है वो 16 अक्टूबर को झारखंड के दौरे पर आएंगे और लगभग यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 से 10 दिनों का दौरा रहेगा। लगातार झारखंड के विभिन्न जिलों में बैठक करेंगे।
अब मौसम की बात करें तो झारखंड में लगातार येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। मैं बता दूं कि बंगाल की खाड़ी से जो तूफान उठा है उसमें लगातार बारिश चल रही है और बारिश के कारण काफी जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। यहाँ तक कि जो कच्चे मकान में लोग रह रहे हैं उन्हें घर खाली करके सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए बोल दिया गया है। जी। सुबह देखिए, अगर बात करें भारत जोड़ो यात्रा की तो पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। हमने तस्वीरें भी दिखाई थी, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में पदयात्रा करते हुए नजर आए थे। रांची में भी इसकी तस्वीर सामने आई थी। फिलहाल इसको लेकर के क्या जानकारी? देखिए आयुषी, मैं बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है कांग्रेस का एक गौरव यात्रा है। जी। इसमें 70 सालों का जो कार्यकाल है वो राहुल गांधी के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी की जो यात्रा 3500 किलोमीटर की शुरू हुई है कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, वह 12 राज्यों में ही चलेगी। झारखंड इससे अछूता रहेगा। झारखंड में उनकी यात्रा नहीं हो पाएगी, लेकिन उनके मार्गदर्शन में यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर और प्रभारी है कांग्रेस का अविनाश पांडे, उनके मार्गदर्शन में पूरे झारखंड के 24 जिलों में यह यात्रा चल रही है। और मैं बता दूं कि पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री जो कांग्रेस कोटे से मंत्री है यूपीए गठबंधन सरकार में, वह रांची के फिराए में यात्रा का शुभारंभ किए थे और उन्होंने भाजपा पर लगातार जो 8 वर्षों में महंगाई का कार्यकाल बढ़ा है और लगातार जो सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं इस पे उन्होंने हमला भी किया था। लगातार उनके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला था और भारत जोड़ो यात्रा का जो 70 सालों का कार्यकाल है उन्होंने जनता को अवगत भी कराया था और कहा भी था कि यह यात्रा सफल यात्रा होगी और एक बार फिर से कांग्रेस जो टूटती हुई नजर आ रही थी, एक बार फिर कांग्रेस अपने दायरे में पुनः वापस आएगी और आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में इस यात्रा के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस के साथ वापस लौटेगी और यह यात्रा झारखंड के 24 जिलों में चल रही है। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि जो भारत जोड़ो यात्रा है झारखंड के गली मोहल्लों तक अब कांग्रेस कार्यकर्ता लेकर के जा रहे हैं, जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सीधा तौर अपने स्तर से कर रहे हैं और उनके जो मंत्री है कांग्रेस कोटे के वह भी लगातार कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिला अध्यक्षों को सख्त निर्देश दिया गया है कि यह यात्रा सभी जिलों में और सभी तरह के गली मोहल्लों में भी निकाला जाए जो 5 जी, महीने सुबह तक देखिए कई ऐसी लगातार भारत तस्वीरें जोड़ो आई यात्रा थी जहां पर चलेगी। हमने अपने दर्शकों को दिखाया था भारत जोड़ो यात्रा झारखंड में देखने को मिला था। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, अनिकेत तिवारी लखनऊ से और निषेध ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। सबसे पहले अनिकेत का रुख कर लेते हैं। अनिकेत, क्या तमाम बड़ी अपडेट आज की रहने वाली है? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं। अभी उनके दौरे को लेकर के क्या अपडेट मिल पा रही है? क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है? देखिए आयुषी, आज बात की अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में है। आज 13 सितंबर को जो महंत दिग्विजय नाथ की जो पुण्यतिथि का जो कार्यक्रम है आज उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित होंगे। इसके साथ 14 सितंबर यानी कि कल जब महंत अवैधनाथ की जो पुण्यतिथि है उसके कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री भक्तों का शामिल होंगे। हालांकि 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही रहेंगे, वहीं रात्रि प्रवास भी करेंगे। इसके साथ वहाँ भंडारे का भी आयोजन किया गया। तो तमाम बड़ी संख्या में वहाँ पे जो लोग हैं वो इकट्ठा होंगे। साथ जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाते हैं तो जनता से जनसंवाद करते हैं, लोगों से जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करते हैं। तो तमाम जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। हालांकि अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आयुषी बात की जाए तो आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष है जो भूपेंद्र सिंह चौधरी वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ जो संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह है वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ जो प्रदेश प्रभारी राधा मोहन है वो भी मौजूद रहेंगे। हालांकि अगर बात की जाए इस बैठक की आयुषी तो 11 बजे ये बैठक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आज प्रस्तावित की गई है और तमाम पदाधिकारी आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आने वाले जो नगरीय निकाय के जो चुनाव, जो 753 नगरीय संस्थाओं में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर जो कवायद है, जो प्रयास है वो तेज होते नजर आ रहे हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह चौधरी को कमान सौंपने का इसीलिए सौंपी गई थी कि आने वाले समय में जो नगरीय चुनाव है उनको बेहतर ढंग से लड़ा जाए और प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ किस तरह से प्रदेश और की जनता को मिल रहा है। तो उस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो पार्टी के पदाधिकारी है, जो बूथ कार्यकर्ता है
तो उनको दिशा निर्देश देने का प्रयास बैठक में किया जाएगा। बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण बैठक आने वाले नगरीय चुनाव को देखते हुए आयुषी आज होने वाली है। हालांकि लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 2024 में लोकसभा के चुनाव है और भूपेंद्र सिंह चौधरी जिस क्षेत्र से आते हैं वो पश्चिमी यूपी क्षेत्र है और वहां पर लोकसभा की 14 सीटें हैं। अब ऐसे में यकीनन तौर पर भूपेंद्र चौधरी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि नगरीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहे, क्योंकि अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की आयुषी तो आने वाले लोकसभा चुनावों को से पहले भारतीय जनता पार्टी नगरीय चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है और यही कारण है कि लगातार भूपेंद्र सिंह चौधरी जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि नगरीय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिले, उसको लेकर लगातार कवायद और प्रयास किए जा रहे हैं। फिर वो चाहे संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की बात की जाए या प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की बात हो या प्रदेश प्रभारी जो राधा मोहन उनकी बात हो, तो तमाम आज जो बड़े पदाधिकारी है वो आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में 11 बजे एक साथ एकजुट होंगे और तमाम समीक्षाएं तमाम चर्चाएं की जाएंगी। इसके साथ केंद्र सरकार से जो योजनाएं चल रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के साथ उनका लाभ किस तरह से लोगों को मिल रहा है, इसके साथ प्रदेश की जो योजना है उनका लाभ किस तरह से लोगों को मिल रहा है, तो तमाम उन चीजों को लेकर लोगों के बीच में जाने के लिए एक मंथन, एक रणनीति, एक रोड मैप तैयार करने की आज जो कवायद है वो होती नजर आएगी आज पार्टी मुख्यालय पर 11 बजे आयुष। जी अनिकेत, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ तो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, कई दौरों पर वो नजर आए और उनके साथ डिप्टी सीएम भी केशव प्रसाद मौर्य भी कई दौरों पर नजर आ रहे। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, रुक कर लेते हैं निषेध ठाकुर का, हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। निषेध, देखिए सीएम नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई है, कितनी अहम ये बैठक मानी जा रही है और फिलहाल क्या सियासी गलियारों से तमाम बड़ी जानकारी रहने वाली है आज की? बिल्कुल आयुषी, देखिए आज 11:30 बजे से नीतीश कैबिनेट की बैठक है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू होगी और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है। सबसे ज्यादा जो चर्चाएं हैं वो अभ्यर्थियों को लेकर के है कि उनकी नियुक्ति को लेकर के इस एजेंडे में मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक के बाद कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार अभ्यर्थी इस बात को कह रहे हैं कि उनकी नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी भी लगातार सड़कों पर उतर रहे थे और याद होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कार्यक्रम हुआ था गया में, वहां पर भी अभ्यर्थी पहुंचे थे। तो इसलिए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि नियुक्ति को लेकर के एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है कैबिनेट की बैठक के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों की ही नजरें हैं कि जल्द से जल्द जो विभाग खाली पड़े हुए हैं, जिन विभागों में रिक्त पद हैं, उन पदों को भरा जाए और उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक तैयारी डिप्टी सीएम और सीएम दोनों की तरफ से है। और इसलिए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक के बाद नियुक्ति को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। साथ ही साथ इस बात को भी कहा जा रहा है कि किसानों को लेकर के भी एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले ही हवाई सर्वेक्षण किया था, कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से दौरा किया था और देखा था कि वहां पे आखिर किस तरीके की स्थितियां हैं। हालांकि कई जिलों में बाढ़ जैसी भी स्थितियां उत्पन्न हुई थी, लेकिन अधिकांश ऐसे जिले हैं बिहार के जहां पर सुखाड़ की स्थिति और किसान कहीं ना कहीं त्राहिमाम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ऑब्जर्व किया था, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया था, तो किसानों के लिए भी एक बेहद बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि किसान लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो सुखाड़ की स्थिति है उनकी काफी नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करने के लिए बिहार सरकार की ओर से एक फैसला कैबिनेट की बैठक के बाद लिया जा सकता है। अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें तो अब जो बयानबाजी है वो लगातार हो रही है बिहार में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता दल यूनाइटेड को झटका देने में लगी हुई है। दमनदीप में 17 में से 15 जो प्रदेश कमेटी के सदस्य थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में ले लिया। तो उसके बाद कहीं ना कहीं बिहार की सियासत एक बार और गर्मा गई, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो एक के बाद एक झटके भारतीय जनता पार्टी उनको दिए जा रही है। अरुणाचल हो या फिर इससे पहले दूसरा और जो राज्य है असम की बात करें, और अब एक बार फिर से ये, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी झटका दे रही है जनता दल यूनाइटेड को और इससे कहीं ना कहीं जुबानी जंग बिहार में तेज हो गई है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग की ओर से अगले 10 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है कई जिलों में, और इस बात को कहा गया है कि कई जिलों में जो तेज बरसात होगी और कहीं ना कहीं उससे जो किसान है उनको राहत मिल सकती है, क्योंकि उन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है जहां पर बिहार में सुखाड़, तो निश्चित तौर पे बरसात भी हो रही है बीते रात से और इसी तरीके से अगले 10 दिनों तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और बरसात होती है तो कहीं ना कहीं
जो सुखाड़ को लेकर के किसान आज त्राहिमाम कर रहे हैं, वो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिल सकती है। जी चलिए निश्चित आप बने रहिए हमारे साथ। उपेंद्र सिंह राणा का रुख कर लेते हैं, देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उपेंद्र देखिए, मौसम की अगर बात कर ले तो हमने खबरें भी दिखाई थी आज सुबह की, लगातार बारिश का दौर देहरादून में देखने को मिल रहा है, सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। अब तेज बारिश शुरू हो गई, फिलहाल इसको लेकर के क्या अपडेट मिल पा रही है और सियासी गलियारों से क्या तमाम बड़ी जानकारी आज की रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले बड़ी खबर जो है यह है कि जिस प्रकार से जो चंपावत के जो एसडीएम हैं अनिल सिंह नगन्याल, वो एकाएक जो है अपने जो आवाज से जो है वो गायब हो गए हैं, जिसके बाद से पूरे प्रशासन में हड़कंप सा मचा हुआ है। जिस प्रकार से सोमवार को जिस प्रकार से बैठक थी और बैठक के दौरान जिलाधिकारी जो चंपावत के जो जिलाधिकारी है उनके द्वारा जब उनको फ़ोन किया गया तो उनको फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ बताया गया, और उसके बाद जो है उनके आवाज़ पर जब उनके जो रसोइया थे रमेश, जिनको शनिवार को ही पहले ही जो है एसडीएम के द्वारा जो है वो छुट्टी दी गई थी, जब वो सोमवार को वहाँ पर पहुँचे तो आवास पर जो है वो ताला लगा हुआ मिला। हालांकि बालकनी जो है वो पूरी तरीके से खुली हुई थी। उसके बाद जब अंदर प्रवेश किया गया तो वहाँ पर एक लेटर मिला जिसपे उन्होंने सिर्फ एक शब्द लिखा था कि ये जो सरकारी फ़ोन है इसको आपदा विभाग में जो है इसको जमा करा दिया जाए। उसके बाद से जो है पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार जो स्थानीय पुलिस है उनकी खोजबीन में जुटी हुई है, जो एसओजी की जो टीमें हैं वो लगातार खोजबीन में जुटी हुई है। और जो अनिल नगन्याल है वो मूल रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, और लगातार जिस प्रकार से एकाएक वो गायब हो गए और जिस प्रकार से लेटर छोड़कर वो चले गए। चलिए उपेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ।